दोस्तों, पुस्तकें सचमुच ज्ञान का भंडार होती हैं, बल्कि सही शब्दों में कहा जाए तो ये सैकड़ों सालों में अर्जित की गई बुद्धिमत्ता का खजाना होती हैं, जिन्हें हीरे और मोतियों से भी कीमती शब्दों के माध्यम से एक किताब के रूप में संजो के रखा जाता है। और पिछले 2 सालों में किताबों से जो मेरा साक्षात्कार हुआ है, उसने सच्चे अर्थों में जीवन की दिशा ही बदल दी है। और इस दौरान मुझे कई किताबें पढ़ने का मौका मिला। उनमें से कुछ चुनिंदा किताबें और उनमें मौजूद बहुमूल्य संदेशों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। इस कड़ी में पहली किताब, जिसने लोगों से व्यवहार के विषय में मुझे इतना कुछ सिखाया, एन इंटरनेशनल बेस्टसेलर, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में लोक व्यवहार एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला के पहले अध्याय के विषय में हम यहाँ बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र नामदेव। छोटी छोटी बातों के 19वें अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले अध्याय का सार यह है कि बुराई ना करें, आलोचना ना करें, शिकायत ना करें। अब सुनने में तो ये बहुत साधारण सा लगता है और ऐसा लगता है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ मैं लेखक का वह रोचक तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप तकनीकी रूप से इसके महत्व को समझ पाएंगे। 7 मई सन 1931 न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही है। दुनाली बंदूक के नाम से कुख्यात एक अपराधी अपनी प्रेमिका के अपार्टमेंट में पुलिस वालों से घिरा हुआ है। लगभग 150 से अधिक पुलिस वाले इस दुर्दांत अपराधी को काबू करने में जुटे हुए हैं। हजारों की भीड़ ये तमाशा देख रही है। इसकी क्रूरता का आलम यह था कि अब से कुछ समय पहले एक पुलिस वाले द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगे जाने पर इस अपराधी ने 6 की 6 गोलियां पुलिस वाले के सीने में उतार दी थी और उसके मर जाने पर 2 गोलियां उसके मृत शरीर में मारी थी। और ऐसे कई पुलिस वालों को इसने मौत के घाट उतारा था। पर आज यह चारों ओर से घिर चुका था। ऐसे समय पर भी क्या इसे अपनी गलती का एहसास होता है? आइए समझते हैं। मुठभेड़ के दौरान जब यह खुद भी खून से लथपथ है, यह अपने कोट में से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और उस पर लिखता है कि मेरी कोट के नीचे एक दयालु पर दुखी दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह गौर करने वाली बात यह है कि यह व्यक्ति खुद को दोषी नहीं मानता, बल्कि स्वयं को दयालु बताता है। घटना का उल्लेख करने के पीछे लेखक का उद्देश्य यह है कि आप यह समझ सकें कि बड़े से बड़े अपराधी भी जो घोर अपराधों में लिप्त हैं, वे भी अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि स्वयं को निर्दोष बताते हैं, बहाने बनाते हैं या परिस्थितियों को दोष देते हैं या कुछ और। तो क्या वे लोग जिनसे आप और हम व्यवहार करते हैं, साधारण लोग, सरलता से अपनी गलती मान लेंगे? निश्चित रूप से आपका तर्क अपनी जगह सही हो सकता है, पर व्यवहारिक रूप से आलोचना का कोई फायदा नहीं होता। इससे व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके अहम को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक अपराधी का उल्लेख करने के पीछे लेखक की मंशा यह नहीं है, या लेखक यह नहीं समझते हैं कि अधिकांश लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं या बुरे होते हैं या बुरा सोचते हैं, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति स्वभाव से अच्छे होते हैं। समस्या केवल इतनी है कि लोग जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं वे वही करते हैं। उन्हें सिखाया नहीं जा सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वे स्वयं सीखना ना चाहें। इसीलिए उनकी बुराई करने का या उनकी आलोचना करने का उन पर ठीक उल्टा प्रभाव पड़ता है। उनमें किसी तरह का सुधार नहीं आता, बल्कि स्थिति और बिगड़ जाती है। यही लेखक का संदेश है। दोस्तों, इस अंक की अवधि और अधिक ना बढ़ाते हुए इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों की चर्चा करेंगे अगले अंक में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आपके समय एवं संयम के लिए बहुत धन्यवाद।